गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारा CMA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन वांट्स आर। देखिए इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम सब जानते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारा अनलिमिटेड। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल मॉड्यूल में ही है ये क्वेश्चन हमारे। इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑन द PPF कर्व दैट इंडिकेट्स, अगर हम PPF के इनसाइड हैं, any point inside the PPC, it indicates unemployment. So the right answer of this question is unemployment. ठीक है, very simple question. Next question is luxury goods have dash degree of elasticity. तो हम सब जानते हैं जो भी लग्जरी गुड्स हैं, जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, दे हैव हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। लग्जरी गुड्स की जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो है हाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन द मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता। हम सब जानते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अगेन अ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता। तो राइट आंसर इज नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता। दिस इज द राइट आंसर। Again very simple question, dash is the functional relationship between physical input and physical output. कौन सा ऐसा चीज़ है जो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोडक्शन फंक्शन। इसका राइट आंसर है हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज द राइट आंसर। Moving to question number 56. Internal economies and diseconomies arise due to। अब हम सब जानते हैं कि जो इंटरनल फ़ायदे और जो इंटरनल नुकसान है वो बिकॉज ऑफ द फर्म लेवल के कारण है। अगर इंडस्ट्री लेवल में चेंज होता है तो हमें एक्सटर्नल इकोनॉमी और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी मिलती है, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज एट द फर्म लेवल हमें इंटरनल इकोनॉमीज़ और इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ मिलती है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ अराइज ड्यू टू चेंज एट द फर्म लेवल। क्वेश्चन नंबर 57, अगेन मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स, इसका टॉपिक है ये। The labor surplus is the difference between the value of output and the value of material used. जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ मटीरियल यूज्ड। एज पर कार्ल मार्क्स दिस इज द वैल्यू ऑफ लेबर सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 58, Which of the following is associated with a monopolistic competitive market? इनमें से कौन सा फीचर है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का। तो सिंगल बायर नहीं, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में सब्सटीट्यूट हैं, लेकिन देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 59, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न
जितने भी फर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन में दे विल अर्न ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. राइट आंसर विल बी नॉर्मल प्रॉफिट. लॉन्ग रन में जितनी भी फर्म्स हैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी. क्वेश्चन नंबर 60. इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश इज द प्राइस मेकर. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम सब जानते हैं जितनी भी फर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में दे आर द प्राइस टेकर. एंड हु इज द प्राइस मेकर? इंडस्ट्री. द राइट आंसर इज इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. तो क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर इज इंडस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 61 अगेन बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है. व्हेन MC इज इक्वल्स टू MR द फर्म विल गेट डैश प्रॉफिट. ये दो कंडीशंस हमने पढ़ी हुई हैं कि फर्म को कब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट देगा. तो उसकी दो कंडीशंस थी. जब MC और MR इक्वल होगा, तो जब भी MC और MR इक्वल है दैट मीन ये वो पॉइंट है जो फर्म को दे रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट. राइट आंसर इज बी मैक्सिमम प्रॉफिट. Question number 62. The demand curve of a monopoly firm is the. monopoly firm का demand curve हम सब जानते हैं कि जो AR कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, वो ही फर्म का डिमांड कर्व माना जाता है. तो मोनोपोली फर्म का जो डिमांड कर्व होगा वो बिल्कुल सेम होगा AR कर्व के. तो राइट आंसर इज सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व. Question number 63. Price rigidity is the feature of. Again very simple question. हम सब जानते हैं कि जो ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट है उसमें प्राइस रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जितनी भी ओलिगोपोली फर्म्स हैं ये प्राइस को लेके रिजिड हो जाती हैं एंड दे डू नॉट चेंज द प्राइस ईजिली. सो इट इज़ द फीचर ऑफ ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट. क्वेश्चन नंबर 64. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज. अभी हमने डिस्कस किया कि फर्म के डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है. तो राइट आंसर इज डिमांड कर्व. फर्म का डिमांड कर्व ही फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है उसे ही फर्म का डिमांड कर्व माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 65. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन डैश मार्केट ओनली. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में यूज़ करते हैं क्योंकि मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस. द राइट आंसर विल बी मोनोपोली. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 66. क्वेश्चन नंबर 66 अगेन मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. द डिमांड फॉर अ मोनोपोली प्रोडक्ट इज डैश इलास्टिक. अब सी हम सब जानते हैं कि जो मोनोपोली का जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है. अब अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड विल बी लेस इलास्टिक. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लेस इलास्टिक. डिमांड कर्व मोनोपोली प्रोडक्ट का होगा लेस इलास्टिक. क्वेश्चन नंबर 67. In the short run, if the price is above the average total cost, in a monopolistic competitive market, the firm makes. See, this is the price. और price को हम कह सकते हैं AR. हमारी प्राइस AR कर्व और प्राइस लाइन एक ही होती है. दैट मीन्स कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है इट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. फर्म का एवरेज रेवेन्यू फर्म के एवरेज कॉस्ट से बड़ा है. और ये सिचुएशन कौन सी होती है? प्रॉफिट्स की. यानी दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे फर्म क्या अर्न कर रही है? प्रॉफिट. और अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो नए फर्म्स क्या करेंगे? नए फर्म they can easily enter the market. The right answer of this question is option number C. Profit and new firms join the market.
I hope it's clear. Question number 67. Moving on to question number 68. Which of the following affects the demand for money? तो क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट करता है. एंड डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट करता है ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी. राइट आंसर इज ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 69. ऑप्शनल मनी इज अ डैश. ऑप्शनल मनी, ठीक है, जिसको लीगल टेंडर डिक्लेयर नहीं किया हुआ है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन लीगल टेंडर मनी इज ऑप्शनल मनी. नॉन लीगल टेंडर मनी, द राइट आंसर इज नॉन लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी करेंसी, इट्स नॉट एन ऑप्शनल मनी. लिमिटेड लीगल टेंडर मनी यानी कॉइन्स, अगेन ये भी ऑप्शनल नहीं है. तो राइट आंसर क्या होगा? नॉन लीगल टेंडर मनी. क्वेश्चन नंबर 70. द एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जी हाँ, बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है जिसको ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Moving on to question number 71. The RBI checks inflation by. अगर RBI को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो RBI क्या करेगी? RBI CRR को भी बढ़ा देगी, ठीक है, CRR की रेट को भी बढ़ा देगी और साथ ही साथ RBI क्या करेगी? बैंक रेट को भी बढ़ा देगी. तो ये दोनों ही टूल हुए ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ. RBI इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 72. मनी मार्केट इंक्लूड्स. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट में यूज़ होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल. ट्रेजरी बिल्स, जी हाँ. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हाँ. तो यानी ये सारे के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मनी मार्केट को बिलोंग करते हैं. तो राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव. ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73. वेरी सिंपल क्वेश्चन. मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय दी RBI. राइट आंसर विल बी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मनी मार्केट को कंट्रोल करती है. क्वेश्चन नंबर 74. मैनिपुलेशन इन CRR enables द RBI टू. CRR में चेंज कर RBI क्या कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा CRR को चेंज करके RBI लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को अफेक्ट करती है, ठीक है. CRR को बढ़ाकर या कम कर ये लेंडिंग एबिलिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को अफेक्ट कर सकती है. तो राइट आंसर विल बी डी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 75. IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, किससे अफिलिएटेड है? एंड इट इज़ अफिलिएटेड टू द वर्ल्ड बैंक. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. IDA is affiliated to the World Bank. जी हाँ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 76. अगेन ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो. ICICI इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. ICICI इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. राइट ऑप्शन इज ए. Question number 77. Special drawing rights is the special currency issued by the IMF, International Monetary Fund. ये एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसे IMF ने जारी किया था और इस SDR को हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं. तो राइट आंसर विल बी बी, IMF. Question number 78. The macro business environment does not include.
मैक्रो हम सब जानते हैं, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, माइक्रो एंड मैक्रो। क्वेश्चन है कौन सा ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट को बिलोंग नहीं करते। टेक्नोलॉजिकल करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट करता है, लेकिन क्या नहीं करता, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। जी हाँ, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज जो हैं इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। राष्ट्र इसका ऑप्शन होगा डी, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 79, पेस्टल एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, द टर्म पेस्टल डज नॉट इंक्लूड, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पेस्टल में नहीं आएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो हम सभी जानते हैं, अगर हमने पेस्टल पढ़ा है तो पॉलिटिकल फैक्टर इज अ पार्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस, सोशो कल्चर फैक्टर्स इज अ पार्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस, लीगल फैक्टर भी पार्ट है। तो कौन सा पार्ट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 80, स्वॉट एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। स्वॉट एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्वॉट एनालिसिस में इंक्लूड नहीं होगी, और इसका राइट ऑप्शन है वर्कर्स। वर्कर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस। राइट आंसर इज बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, डैश इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ द वोकाफू वर्ल्ड। जी हाँ, ये जो वोकाफू वर्ल्ड हमने जो क्वेश्चंस किए थे, वोकाफू वर्ल्ड में कौन सा डायमेंशन नहीं आएगा। वोलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ वोकाफू। ठीक है, अनसर्टनिटी बिल्कुल, सी स्टैंड्स फॉर अनसर्टनिटी, वी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी। कंफर्मिटी इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ वोकाफू वर्ल्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंफर्मिटी। और एम्बिगिटी ये भी एक पार्ट है, तो कौन सा पार्ट नहीं है, कंफर्मिटी। तो राइट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन नंबर सी। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल डज नॉट इंक्लूड। पीटर जो पोर्टर थे, माइकल पोर्टर्स जो थे, इन्होंने 5 मॉडल्स हमें बताए थे। 5 कौन से फोर्सेस में से कौन सा फोर्स है जो इंक्लूड नहीं होता, और वो फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स। ऑप्शन नंबर डी, ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल का पार्ट नहीं है। राइट आंसर इज बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स। Moving on to question number 83, the internal business environment does not include। वापस से बिजनेस एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। अब देखो, आप सब समझो इस क्वेश्चन को। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये फर्म के इंटरनल है, फर्म इसे कंट्रोल कर सकता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस फिलॉसफी इज अगेन इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अगेन विद इन द कंट्रोल ऑफ द फर्म। तो कौन सा ऐसा फोर्स है, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए, रोल ऑफ कॉम्पिटिटर्स। रोल ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो है ये माइक्रो, और माइक्रो किसका पार्ट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट ऑप्शन इज ए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 84, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये क्वेश्चन है कि कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है हमारा, वो क्या क्या फैक्टर्स को इंक्लूड करता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है इट इंक्लूड्स मनी मार्केट, it includes labor market and it also includes availability of raw material। तो राइट ऑप्शन होगा डी, सब सारे के सारे, it includes all of the above।
Question number 85. Which of the following institution has been pivotal to the emergence of the digital payment ecosystem in India? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने शुरुआत की थी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया की? और वो इंस्टीट्यूशन है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, NPCI वो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने शुरुआत की थी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। With this we have completed हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। नाउ मूविंग टू आवर मैनेजमेंट पार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 86। Management is a multi-purpose organ. Management is a multi-purpose organ that manages a business and manages managers and manages workers and work. Management is a multi-purpose organ और ये डेफिनेशन हमें बताई है पीटर ड्रकर ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, पीटर ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 86, पीटर ड्रकर। Question number 87. The idea of management as an art focuses on. अब हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो है ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉट एन आर्ट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज अगेन बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है विच इज़ रिलेटेड विथ आर्ट? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, इंडिविजुअल स्किल। राइट ऑप्शन विल बी बी, इंडिविजुअल स्किल। दिस फैक्टर फोकसेस ऑन द आइडिया ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 88. Yes, question number 88. Leader stewardship choice can facilitate reciprocal stewardship behavior from the employee. Who made this observation? जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसका राइट आंसर होगा पियर्सन एंड मार्लर, लॉरा मार्लर और पियर्सन ने ये ऑब्जर्वेशन किया था। स्टूवर्डशिप थ्योरी पे बेस्ड ये एक स्टेटमेंट है जो कि दिया है पियर्सन और मार्लर ने, लॉरा मार्लर। Question number 89. Who developed the agency theory? Again a very simple question. Agency theory को develop किया था Jensen and Fama. Agency theory was developed by Jensen and Fama. Right answer will be B. Moving on to question number 90. Dash is a limitation of planning. इनमें से कौन सी limitation है planning की? C. Goal orientation is not a limitation. Flexibility is not a limitation. Pervasiveness is not a limitation. तो limitation क्या हुई? Rigidity, कि जो plans है वो rigid होते हैं। तो planning जो है एक तरीके की rigidity हमें provide करती है। तो limitation of planning is rigidity. Option number B. Moving on to question number 91. Again very simple question, मॉड्यूल में से ही लिया गया है ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग जो है ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। इसके अलावा जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, दिस आर ऑल ऑन द जॉब मेथड। लेकिन रोल प्लेइंग ऐसा मेथड है विच इज पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। रोल प्लेइंग ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92. Which one of the following is involved in the process of organizing? ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये किसको इंक्लूड करता है? एंड हम जानते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी
is a part of organizing. So right option will be D. Delegation of authority is a part of organizing. इसके अलावा identifying alternative, analyzing opportunities and forecasting, ये organizing का part नहीं है. Forecasting is a part of planning. Identifying alternative is a part of decision making. But organizing का part क्या है? Delegation of authority. Right option will be D. Delegation of authority. Question number 93. Which one of the following is the carrier of the message sent by one person to another? Carrier क्या माध्यम है? Carrier is the medium. The right answer of this question is D. Medium. ठीक है? The carrier of the message sent by one person to another is the medium through which message is sent. Right option is D. Question number 94. In the entire process of management, coordination must be there. Coordination अब आप सभी जानते हो, मैनेजमेंट बहुत बेसिक सा रूल है. कोऑर्डिनेशन जो है स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. बिगनिंग कब से? जब से प्लानिंग स्टार्ट हुई है, जब से हमने प्लानिंग स्टार्ट की है. और कब तक? जब तक कंट्रोल. तो कोऑर्डिनेशन मस्ट बी देयर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोल. तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग टू कंट्रोल. Question number 95. For the dash executives, decentralization of authority helps in reduction of the workload. Decentralization of authority से किसका वर्कलोड कम हो रहा है? तो राइट आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट का. टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करते हैं, यानी वो अपने वर्क को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण उनका जो वर्कलोड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो राइट आंसर विल बी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन वर्क रिडक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 96. Dash represents the maximum number of subordinate which can be supervised by a supervisor. और इसका राइट आंसर होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल. जी हाँ, बिल्कुल, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि एक सुपीरियर के डायरेक्ट कंट्रोल में कितने सुपरवाइजर्स हैं, इसे कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. Moving on to question number 97. Again very simple and a direct question. The concept of managerial grid was developed by. Managerial grid का जो concept है वो हमें रॉबर्ट ब्लेक और जॉन मुटॉन ने बताया था. तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्लेक एंड मुटॉन. ऑप्शन नंबर सी. Question number 98. Achievement motivation model was developed by मैक्लेनार्ड. मैक्लेनार्ड ने 3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स बताए थे. ठीक है? 3 अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल था जो मैक्लेनार्ड ने हमें बताया है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैक्लेनार्ड. अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल was developed by मैक्लेनार्ड. Question number 99. PERT and CPM are dash technique. PERT और CPM जो हैं दोनों की दोनों नेटवर्क टेक्निक्स हैं एंड दे बोथ आर डेवलप्ड इन USA. तो इसका राइट ऑप्शन होगा नेटवर्क. PERT एंड CPM आर नेटवर्क टेक्निक. और कहाँ डेवलप हुई थी ये? USA में. नेटवर्क टेक्निक्स. राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. And moving to the last question of this paper, dash level managers take non-programmed decisions. Non-programmed decisions जो होते हैं वो unstructured unique problems होती हैं, unique decisions होते हैं और इनको लिया जाता है by the top level managers.
जी हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं दे कैन टेक नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। आई होप all the questions are clear, students. Thank you so much.